नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार और वहां के सेना अध्यक्ष के बीच अनबन की खबर और अमेरिका के गोल्डन डोम प्रोजेक्ट पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के अंत में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। वैश्विक मंच पर खुलेगी पाकिस्तान की पोल। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का दल विदेश दौरे पर रवाना। 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 30 देशों को पाकिस्तान की नापाक हरकतों की देंगे जानकारी। खुजदार में हुए हमले को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को भारत ने किया सिरे से खारिज। आंतरिक मुद्दों के लिए भारत को दोषी ठहराने को बताया पाकिस्तान की पुरानी आदत। गाजा में मानवीय सहायता पर संयुक्त अरब अमीरात का इजराइल के साथ समझौता। पहले चरण में 15,000 नागरिकों की जरूरतें होंगी पूरी। 93 सहायता ट्रक पहुंचे गाजा। कुर्स्क पर फिर से नियंत्रण के बाद राष्ट्रपति पुतिन का दौरा। यूक्रेनी सैनिकों पर सोवियत स्मारकों को नष्ट करने का लगाया आरोप। रूस ने पिछले महीने खाली कराने का किया था दावा। ऑस्ट्रेलिया में भारी बारिश के कारण आई बाढ़। दूर दराज के क्षेत्रों का प्रमुख क्षेत्रों से टूटा संपर्क। हजारों नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिति काफी अस्थिर बनी हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश से जाने और बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन के बाद कई मुद्दों को लेकर राजनीतिक दल सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं बांग्लादेश की सेना और वर्तमान सरकार के बीच भी अनबन की खबर है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जल्द ही बांग्लादेश में सेना द्वारा तख्ता पलट की खबर आती है तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। मोहम्मद यूनुस के सत्ता पर काबिज होने के बाद से ही आंतरिक समस्याओं का शोला पूरे बांग्लादेश में बम बनकर फूट रहा है, जिससे कहीं न कहीं देश की विदेश नीति के पंख भी प्रभावित होते दिखाई दे रहे हैं। यूनुस पुराने और परखे दोस्तों को छोड़ जन्मजात दुश्मनों पर ज्यादा भरोसा जताते दिखाई दे रहे हैं। यूनुस के शासन में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ दमन का ऐसा दौर चला कि भारत समेत पूरी दुनिया चीख उठी। यूनुस की यही विवादित नीतियां बांग्लादेश सेना को भी चिंतित किए जा रही हैं। खबरें तो यहां तक हैं कि सत्ता और सेना के बीच दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि जानकार बांग्लादेश में किसी बड़े परिवर्तन की ओर इशारा करने लगे हैं। बताया जा रहा है कि कार्य योजना पर चर्चा के लिए सेना प्रमुख ने मंगलवार को एक इमरजेंसी बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी अधिकारियों को मौजूद रहने का आदेश दिया गया था। सूत्रों की माने तो सेना प्रमुख वकारुज्जमा देश को अस्थिरता से बचाने के लिए जल्द चुनाव कराए जाने के पक्ष में हैं, जबकि यूनुस सुधारों के नाम पर चुनाव में देरी कर रहे हैं। कई जानकार इस बैठक को सत्ता सेना के बीच मतभेदों को दूर करने की कोशिश भी बताया जा रहा है। पिछले दिनों सेना प्रमुख की गैर मौजूदगी में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति ने सेना और शासन के संबंधों में तनाव को और गहरा कर दिया है। दरअसल यूनुस निर्वाचित नहीं है और उनके पास कोई लोकतांत्रिक जनादेश भी नहीं है। फिर भी उन्होंने बांग्लादेश की राजनीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पर कैदियों की रिहाई के साथ साथ शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग पर बैन लगाने जैसे बड़े कदम उठाए हैं। यूनुस और वकारुज्जमा के बीच टकराव का एक कारण उनके विपरीत झुकाव को भी माना जा रहा है। वकारुज्जमा को आमतौर पर भारत का समर्थक माना जाता है। वो भारत समेत दूसरे मित्र देशों के साथ अच्छे संबंध के पैरोकार हैं। वहीं यूनुस पूरी तरह से चीनी खेमे पर निर्भर रहना चाहते हैं। अपनी चीन यात्रा के दौरान यूनुस ने भारत विरोधी बयान देकर
दोनों देशों के बीच तनाव को और हवा दे दी थी। इसके साथ ही यूनुस के सत्ता संभालने के बाद बांग्लादेश में पाकिस्तान की एंट्री भी संभव हो पाई। दोनों देशों के बीच कई तरह के समझौते भी हुए हैं। इससे पहले भी कई बार सत्ता और सेना के बीच मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं। चुनाव को लेकर बढ़ते मतभेद के बीच नवगठित छात्रों की पार्टी एनसीपी ने चुनाव आयोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी ने आयोग के पुनर्गठन और आम चुनाव से पहले निकाय चुनाव कराए जाने की मांग की। याद रहे कि एनसीपी आंदोलनकारी छात्र नेताओं द्वारा गठित की गई पार्टी है, जिसके प्रमुख यूनुस की सलाहकार समिति के हिस्सा रह चुके हैं। ये किसी से छुपा नहीं है कि पार्टी को यूनुस का आशीर्वाद प्राप्त है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सी कटोच, विदेशी मामलों के जानकार हैं, सामरिक मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। कटोच साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपके सामने यही है कि बांग्लादेश से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, बांग्लादेश के सेना प्रमुख और बांग्लादेश की सेना ने जिस तरह के हालात रहे हैं वहाँ पे हाल में काफ़ी संयम दिखाया है, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि वहाँ की जो अंतरिम सरकार है और वहाँ की जो सेना है उसके बीच में काफ़ी तनाव वहाँ पर चल रहा है। क्या कुछ कहेंगे? धन्यवाद जी। देखिए, मैं शुरू करना चाहता हूँ, जो यूनुस साहब जो है वो एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाना चाहते हैं और ये यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेशर के ऊपर वो बनाना चाहते हैं। इस बेसिकली मतलब है कि जो रोहिंग्या है उनको एक तरफ से सपोर्ट मिल जाए वापस अपने घर जो म्यांमार में है वहां पर जाने के लिए, तो वहां पर वो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात हो रही है। इसमें अमेरिका का ये फायदा है, वो जो अराकन आर्मी है अमेरिका उसकी मदद करना चाहता है और जो मौजूदा सरकार है, मिलिट्री सरकार है म्यांमार, उसके विरुद्ध कार्रवाई हो जाएगी। फिर अभी जो सेना अध्यक्ष हैं बांग्लादेश के, वो चाहते हैं कि ये कार्रवाई ना हो, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर इस प्रकार की कार्रवाई हो जाएगी तो बांग्लादेश की जो आर्मी है वो सीधे भड़क जाएंगे म्यांमार की जो या तो वो जो ग्रुप्स हैं अरकान आर्मी जैसे या उनकी सेना के साथ, और वो नहीं चाहते हैं क्योंकि बांग्लादेश की स्थिति नहीं है एक लंबा कोई कॉन्फ्लिक्ट किसी दूसरे देश के साथ करने के लिए। तो बेसिकली झगड़ा इस बात का हुआ है। अभी पहले तो खैर पहले से ही काफी टेंशन चले हैं। जिस प्रकार से उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया, और वो भी पहले उस आदमी को बनाया जो रोहिंग्या की देखभाल करता था, और तब बनाया जबकि सेना अध्यक्ष बांग्लादेश के सेना अध्यक्ष थे वो देश के बाहर थे। अब जाके जब सेना अध्यक्ष ने जो बातचीत की है अपने पूरे अफसरों के साथ, और उन्होंने ये कहा है कि हम इन मामलों में नहीं घुसेंगे। जिस प्रकार से ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, उन्होंने साफ कर दिया अपने अफसरों को कोई नहीं करेंगे, और बांग्लादेश के सभी अफसर इसके लिए बहुत खुश हैं, बहुत तालियां बजी। दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर इस प्रकार के डिसीजन लेने हैं तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही ले सकती है, और इसलिए जल्दी इलेक्शन करवाए। अभी सेना ने पहली बार अपना जो हाथ है वो दिखाया है कि हम इस तरफ जाएंगे, और सेना की मदद के बगैर यूनुस आगे नहीं बढ़ सकता है। सेना के साथ प्रेसिडेंट भी है। तो मुझे लगता है कि अभी ये पॉलिटिकल सिचुएशन जो है इसमें बहुत गर्मी पकड़ रही है इस समय पर, और आगे देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन इस समय पर बहुत अच्छे विषय पर आए हैं, क्योंकि बांग्लादेश की आर्मी ने अपना रवैया साफ कर दिया है कि वो किसी देश के साथ इस प्रकार के फॉरेन पॉलिसी मामले में बिल्कुल घुसना नहीं चाहते हैं। सर, जो स्थिति वहां पर बनी हुई है, मोहम्मद यूनुस अभी तक ये भी साफ नहीं कर पाए हैं कि कब चुनाव होंगे, और हाल ही में उन्होंने अवामी लीग को भी वहां पर बैन कर दिया है। तो काफ़ी एक तरह का रोष है वहाँ पर लोगों में, और साथ ही साथ जो दूसरे दल हैं जिसमें खालिदा जिया की पार्टी की बात करें या नए एक छात्रों की पार्टी वहाँ पर बनी है, वो भी कहीं ना कहीं दबाव डाल रहे हैं चुनाव के लिए। लेकिन इस सब के बीच सवाल ये उठता है कि मोहम्मद यूनुस का अगर यही रवैया रहा तो कई लोग ये शक जता रहे हैं कि वहाँ पर तख्ता पलट कर सकती है बांग्लादेश की सेना। ये कितना संभव है? इस समय पर यह हालत को देखते हुए मुझे लगता है ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि यूनुस जो है वो एक तो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, और दूसरी बात जो जमात है वो जमात को एक तरफ से फ्री हैंड दिया है उसने, और उसकी कैबिनेट में ज्यादा करके जो लोग हैं वो जमात के साथ इन्फ्लुएंस्ड है या अमेरिका के साथ इन्फ्लुएंस्ड है। तो बांग्लादेश के इंटरेस्ट जिस प्रकार से वो लोग चाहते हैं वो नहीं हो रहे हैं। इसके साथ ही जो बांग्लादेश की अंदरूनी हालत है, अभी अवामी लीग को बैन कर दिया गया है,
कीमतें वहां पर महंगाई ज्यादा बढ़ रही है। ट्रेड के मामले में जो भारत के साथ उन्होंने प्रॉब्लम किए हैं, नुकसान ज्यादा करके बांग्लादेश को उठाना पड़ रहा है। दुनिया की हालत जिस प्रकार से प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं, उसका भी असर बांग्लादेश को के ऊपर जा रहा है, क्योंकि उनका ज्यादा करके एक्सपोर्ट क्लोथिंग आइटम्स का है। तो सभी चीजों को देखते हुए बगैर एक स्थिर और समझदार सरकार, ये बांग्लादेश की तकलीफें बढ़ती जाएंगी। इसलिए मुझे लगता है कि या तो अगर ये सुधरता नहीं है, यूनुस साहब अगर सुधरते नहीं है, तो मुझे लगता है ये तख्ता पलट हो जाएगी, सेना पावर ले लेगी और एकदम इलेक्शन अनाउंस होंगे। और जब ये इलेक्शन अनाउंस हो गए तो दोनों पार्टियों को बिल्कुल फ्रीडम होगा इलेक्शन में साथ लेने का। एक तो अवामी लीग जो शेख हसीना की पार्टी है, और दूसरा बीएनपी जो दूसरी उसकी पहले ऑपोजिशन पार्टी रही है, बेगम खालिदा बेगम जिया की। तो ये दोनों पार्टियां, और उसके बाद ठीक है वो छात्र भी आ सकते हैं, कोई भी और भी आ सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार ये पॉलिटिकल प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। और जब सेना अध्यक्ष ने पूरा अपना जोर इसके पीछे लगा दिया है, तो मुझे लगता है अभी प्रेसिडेंट यूनुस को या तो ये कराना पड़ेगा या तो उसको हटना पड़ेगा। सर, आपके पास इसका अच्छा अनुभव है, इसलिए एक सवाल ये भी जानना चाहेंगे कि बांग्लादेश की जो आर्मी का स्ट्रक्चर है उसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? क्या पूरी की पूरी जो सेना है वो आर्मी चीफ के पीछे खड़ी हो जाएगी वहां पर? इस समय पर मुझे लगता है कि जो आर्मी जो बांग्लादेश की फौज है वो पीछे वो पूरी तरह से पीछे खड़ी होगी इस समय पर, क्योंकि जो मुद्दे उठाए हैं सेना अध्यक्ष ने वो बिल्कुल साफ है। और वो मुद्दा है कि हम वो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर, बात वहां से शुरू हुई कि वो हम होने नहीं देंगे जब तक इलेक्टेड गवर्नमेंट ना आए। और ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर का मैंने आपको शुरू में बता दिया है वो क्यों चाहते हैं। वो अमेरिका चाहता है ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर ताकि वो म्यांमार की सरकार के ऊपर दबाव डाल दे। और ये बांग्लादेश समझता है कि अगर ये हो जाएगा तो वो एक लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाएंगे जो उनकी लड़ाई नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि बांग्लादेश आर्मी ये करना चाहती है। इसलिए जब सेना अध्यक्ष ने आज उनके ऑफिसरों को एड्रेस किया तो सभी ऑफिसर उसके साथ थे। तो मुझे लगता है कि एक तरफ से ये सहमति हो गई है, और जो चीफ है बांग्लादेश आर्मी के, वो इस प्रकार का कदम नहीं लेते अगर उसके पास वो सपोर्ट जिस तरह वो सपोर्ट सोच रहे हैं वो सपोर्ट नहीं होता है। दूसरी बात, मुझे लगता है इस विषय के ऊपर भारत भी उनका सपोर्ट करेगा और चीन भी उनका सपोर्ट करेगा, क्योंकि चीन भी नहीं चाहता है कि ये ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर आगे आ जाए या इसमें रीजनल इंस्टेबिलिटी मुझे लगता है बढ़ जाएगी। तो अगर रीजनल सिचुएशन देखें तो मुझे नहीं लगता है कि ये चीन वाली बात आपने काफी महत्वपूर्ण बताई। तो यहाँ पर एक सवाल ही आता है, अमूमन ये कहा जाता है कि जो मोहम्मद यूनुस हैं वो थोड़ा सा चीन और पाकिस्तान की ओर उनका झुकाव है, और जो आर्मी चीफ वहां पर हैं उनका भारत की ओर झुकाव है। तो क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, जहां तक सबसे पहले मैं चीन की बात लेता हूं। जहां तक चीन की बात है, जब शेख हसीना की भी सरकार थी, वो दोनों वो रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहती थी, भारत के साथ, चीन के साथ और अमेरिका के साथ। इसलिए शेख हसीना ने अमेरिका को भी अंदर नहीं आने दिया, क्योंकि अमेरिका जोर लगा रहा था कि सेंट मार्टिन आइलैंड उनको चाहिए। तो उस दबाव से वो दबाव उसने जो भी अमेरिका ने किया वो मानी नहीं। तो जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है, मुझे लगता है इस समय पर, क्योंकि भारत भी नहीं चाहता कि कोई एक्सटर्नल पावर यहां पर आए, तो हमारे भी इंटरेस्ट है कि चीन और अमेरिका दोनों इस इलाके से बाहर रहे। जहां तक रहे पाकिस्तान की बात, ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान जो वहां पर कई सालों से बाहर रहा है, एकदम अभी अंदर आ गया है, और ये भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर सकता है। जिस प्रकार से टेररिस्ट एक्टिविटी पाकिस्तान ने, एक तो मिसाल है जो पहलगांव के जो मर्डर किया उन्होंने, उसी प्रकार के अगर इनकाउंटर इस तरह भी हो जाए तो फिर हमारी मुश्किलें और बढ़ जाती है। तो भारत भी नहीं चाहता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का उस प्रकार से नेक्सस हो जाए, क्योंकि ये नेक्सस एक ही चीज पर होगा, वो टेररिज्म पर ही होगा। दोनों टेररिस्ट एक्टिविटी वहां पर कराएंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो ना तो पाकिस्तान के पास पैसा है ना तो बांग्लादेश के पास है। तो इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई कुछ कर सकते हैं। वो सिर्फ एक फ्रंट भारत के विरुद्ध बनाना चाहते थे। ये अल्टीमेटली नुकसान सिर्फ बांग्लादेश को ही होगा, और मुझे लगता है बांग्लादेश की जो सेना है उसको मालूम है उसका नुकसान होगा, और उनकी पब्लिक को भी मालूम है उनका नुकसान होगा। तो ये सब चीजें देखते हुए मुझे लगता है कि जहां तक पाकिस्तान है, ज्यादा करके बांग्लादेशी खुश नहीं है जिस प्रकार से पाकिस्तान अंदर आया है, क्योंकि 1971 को वैसे लोग भूले नहीं है। जिस प्रकार से लाखों की तादाद में बलात्कार हुए और लोग मारे गए,
वो पाकिस्तान आर्मी ने किया है। तो ये नहीं है कि वह एकदम जाके, क्योंकि दोनों देश मुस्लिम कंट्रीज है और एक गले मिल जाएंगे, वो होने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि इस समय पर जो सेनाध्यक्ष है उनको सपोर्ट है, लेकिन अगर वो तख्ता पलट करते हैं तो मैं सिर्फ इसको एक क्वालिफाई करना चाहता हूं, उनको बहुत ही जल्दी इलेक्शन अनाउंस करने की आवश्यकता है और वो ये बोलने की जरूरत है कि अभी हम तख्ता लिया है, हम इलेक्शन करवाएंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे और ये इलेक्शन दिसंबर को होंगे। अगर वो करा दे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगी। ना तो एक्सटर्नल पावर से भारत इसको सपोर्ट करेगा और जो पॉलिटिकल पार्टीज है, बीएनपी और अवामी लीग, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज इसको सपोर्ट करेंगी। जो छात्र हैं वो भी इसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन हमको पहले यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। जब घोष बाबू को किस्मत में जोर से टक्कर मारी, 1,60,000 का बिल आया, पर उनका चेहरा खिलखिलाया। हाँ, क्लेम भी अप्रूव हो गया। ताड़ाताड़ी। कार इंश्योरेंस लेना महंगा नहीं होता है, नहीं लेना महंगा पड़ सकता है। वाह घोष बाबू, अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। The sun shines brightly on its glorious soil, endowed with a wealth of natural resources, the northeast of India. Led by the Honorable Prime Minister's vision of a Viksit Bharat, explore a flight of modernity and future, and huge investment opportunities, 8 states, infinite possibilities, one powerful summit. Rising Northeast, the Investors Summit. Register now. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। क्या हो गया भाई? भैया आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ये अपन का आंटी मैरी है। एक भी दिन अपन को बिस्कुट खिलाना नहीं भूला, पर शांता बाई ठीक से फर्श पहुंचना भूल गया और उनका हड्डी टूट गया। अपन कुछ नहीं कर पाया। थैंक गॉड आंटी हॉस्पिटल से वापस आ गया। और पता है क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है। मैन आंटी अच्छा किया हेल्थ इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। शादी का किचन मैं के जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के लिए नया मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने इसे गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड नाम दिया है। इस प्रोजेक्ट का प्रमुख अमेरिकी अंतरिक्ष सेना के जनरल माइकल गुएल्टिन को बनाया गया है। इसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स, क्रूज मिसाइलों और एआई से लैस ड्रोन्स को रोकने के लिए बनाया जा रहा है। यह खास रिपोर्ट देखिए। आधुनिक तकनीक ने पारंपरिक युद्ध के स्वरूप को ऐसा बदला कि हर देश अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। कारण है जंग के मैदान में अब सैनिकों की संख्या नहीं, उन्नत तकनीक और हथियार मायने रखते हैं। इसी वजह से कई देश ताकतवर ड्रोन के साथ साथ हाइपरसोनिक मिसाइल से सुरक्षा की काट ढूंढ रहे हैं। इसी क्रम में अमेरिका ने भी इजराइल के आयरन डोम की तर्ज पर खुद का ताकतवर डिफेंस सिस्टम गोल्डन डोम बनाने का ऐलान किया है।
ट्रंप के मुताबिक गोल्डन डोम अगले 4 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, जो दुनिया के किसी भी हिस्से से लॉन्च की गई हर तरह की मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने में सक्षम होगा। पेंटागन को अमेरिकी मिसाइल रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार करने का आदेश दिया गया, ताकि चीन, रूस, उत्तर कोरिया जैसे देशों के संभावित हमले को रोका जा सके। हम गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड के बारे में ऐतिहासिक घोषणा कर रहे हैं। यह कुछ ऐसा है जो हम चाहते हैं। रोनाल्ड रीगन इसे कई साल पहले चाहते थे, लेकिन उनके पास तकनीक नहीं थी। लेकिन यह अगले कुछ वर्षों में हमारे पास होगा। यह एक अभेद सुरक्षा कवच देगा। गोल्डन डोम को अंतरिक्ष, जमीन और समुद्र तीनों जगहों से काम करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसमें ऐसी तकनीक होगी जो दुश्मन की मिसाइल को लॉन्च होते ही पकड़ लेगी और रास्ते में ही उसे तबाह कर देगी। अमेरिका के नए सुरक्षा कवच पर करीब $175 बिलियन का खर्च आएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सबसे भरोसेमंद अधिकारी स्पेस फोर्स के जनरल माइकल गोएटलिन को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल अमेरिकी रक्षा एजेंसी द्वारा 2023 में जारी एक रिपोर्ट में चीन, रूस और उत्तर कोरिया जैसे प्रतिद्वंद्वी देशों के पास मौजूद लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलों और शक्तिशाली ड्रोन के बारे में जानकारी दी गई थी, जिसमें कहा गया कि अमेरिका के पास मिसाइलों और ताकतवर ड्रोन की बौछार को पूरी तरह रोकने की क्षमता वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है। अमेरिका के पास थार्ड, पैट्रियट जैसी उन्नत प्रणाली मौजूद है, जिसका लोहा दुनिया मान चुकी है। शायद यही वजह है कि रूस और चीन अमेरिका की अगली श्रेणी की रक्षा प्रणाली को देखकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। चीन को लगता है कि इससे अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती बढ़ेगी। चीन ने अमेरिका से गोल्डन डोम के विकास की योजना को रद्द कर आपसी विश्वास को बढ़ावा देने पर काम करने की अपील की है। वहीं रूस ने भी ट्रंप की योजना पर चिंता तो जरूर जताई, लेकिन इसे अमेरिका का आंतरिक मामला बताया, जबकि क्रेमलिन ने संकेत दिया कि अमेरिका की मिसाइल शील्ड योजना निकट भविष्य में दोनों देशों के बीच परमाणु हथियार नियंत्रण पर आपसी संपर्कों को फिर से शुरू करने के लिए मजबूर कर सकती है। मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सी कटोच हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सामरिक मामलों के जानकार हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कटोच साहब, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये वादा जब वहां पर चुनाव चल रहे थे लोगों से किया था, और अब उन्होंने ये आदेश भी वहां पर दे दिया है, सबसे पहले आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? ये मैं समझता हूँ जिस प्रकार से प्रेसिडेंट ट्रंप अपने अमेरिका की सुरक्षा के बारे में सोच रहे हैं, ये इनकी पोल प्रॉमिस भी थी। और उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से थ्रेट्स लूम हो रहे हैं, जिस प्रकार से रूस को तो पहले से ही वो एक ओपोनेंट मानते हैं जिसके पास वो केपेबल न्यूक्लियर हथियार है, और चीन भी उसी दर्जे पर अभी आ गया है, और नॉर्थ कोरिया को वो रोग स्टेट मानते हैं। तो उनके कहने का मतलब ये था कि किसी भी हालत में कोई भी न्यूक्लियर हथियार अगर कोई फायर करेगा भी, तो हम उसको अमेरिका की जमीन के ऊपर गिरना नहीं देंगे, उसको हम हवा में ही खत्म कर देंगे, या लॉन्च पैड जहां पर है वहीं पर ही समाप्त कर देंगे। तो तब जाके ये गोल्डन डोम का कंसेप्ट आया है। और अभी देखते हैं कि आगे किस प्रकार से बढ़ता है। लेकिन अगर उन्होंने 4 साल का टाइम स्पैन दिया है कि टाइम स्पैन में इस समय पर ये पूरा हो जाएगा, तो मुझे पूरा यकीन है कि ये उसको करके दिखाएंगे, और वो पूरे टेस्टेड सिस्टम 4 साल के अंदर वो प्रोटेक्शन सिस्टम इनका आ जाएगा एक। और ये डिफेंस 3 जगह से होगा, फ्रॉम दी स्पेस की तरफ से होगा, जमीन की तरफ से होगा, और समुद्र की तरफ से भी होगा। ये तीनों तरफ से होगा। स्पेस की तरफ से मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि जो मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल वहां पर जा सकती हैं अमेरिका के ऊपर, वो सिर्फ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगी, और इसका मतलब है कि ये वो स्पेस के ऊपर जाके फिर जाके नीचे गिरेगी। तो वो मिसाइल जिस प्रकार से उसका जो जिस प्रकार से वो फायर करे जाते हैं, वो बिल्कुल ऊंचा जाएगी इनटू आउटर स्पेस, और उसके बाद जाके नीचे गिरेगी। तो उसमें दो चीजें करना बहुत जरूरी होता है। एक है डिटेक्शन, और ये डिटेक्शन उनके सैटेलाइट सिस्टम्स और बाकी सिस्टम्स के साथ होगा, और दूसरा बात है उसको ट्रैकिंग, और तीसरी बात होगी उसको इंगेज करना। तो वो चाहते हैं कि अमेरिका की जमीन से दूर से ही ये तीनों काम हो जाएंगे, और मिसाइल जब बहुत दूर है अमेरिका की जमीन से ही, तभी जाके ये बर्बाद हो जाए। तो इस प्रकार इस सोच के ऊपर वो जा रहे हैं, और मुझे लगता है ये सफल हो जाएंगे। कटोच साहब, कहीं ना कहीं
जिस तरह की चुनौती अमेरिका के सामने है, जिसके लिए ये विकसित किया जा रहा है, उसमें आईसीबीएम और हाइपरसोनिक मिसाइल्स अब काफ़ी डेवलप हो गई हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अगले जनरेशन का जो वॉर होगा वो कहीं ना कहीं स्पेस में होगा। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि अगर इस प्रकार की लड़ाई होगी तो वो स्पेस की लड़ाई होगी। और अगर आप इस प्रकार के हथियार कर रहे हैं तो ये कन्वेंशनल हथियार होंगे नहीं। अगर कोई इंटरबैलिस्टिक आईसीबीएम, इंटरबैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अगर फर्ज करो कि एक देश दूसरे देश पर जा रहा है जो 10-12 हज़ार किलोमीटर दूर जा रहा है, ये कन्वेंशनल हथियार, कन्वेंशनल वॉरहेड नहीं होगा उसके ऊपर कि वो नॉर्मल वो जो एक्सप्लोजिव लगाए जाए, वो पक्का न्यूक्लियर टिप्ड होगा और भारी तरफ से वो हाई पावर्ड न्यूक्लियर हथियार होगा। ना तो इसको फायर करने का कुछ फायदा नहीं है। तो एक तरफ से मैं समझता हूँ ये डेटरेंस भी हो जाएगा कि आप इस प्रकार के हथियार फायर ना करो, क्योंकि हमारे पास पूरी तरह से ये सुरक्षा है, हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और लेकिन उसका दूसरी तरफ सोचने का ये भी है कि अगर अमेरिका अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित समझता है तो हो सकता है वो दूसरे देश के ऊपर ये न्यूक्लियर हथियार फायर करे, क्योंकि उसको मालूम है कि वो देश हमारे ऊपर कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब इतने हैवी तादाद से न्यूक्लियर हथियार चलेंगे और बेशक आसमान में भी इसको गिरा दिया जाए तो पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। बिल्कुल। तो इस बात का भी तो मुझे लगता है ये एक डेटरेंस के तौर पर होगा। न्यूक्लियर हथियार, मैंने जब ऑप सिंदूर चल रहा था तो उन डिबेट्स में भी मैंने कहा न्यूक्लियर हथियार चलाने के लिए नहीं है, ये डेटरेंस के लिए है। तो ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की पॉलिसी है, मुझे लगता है इसमें डेटरेंस में भी प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अभी रूस बड़ा इनसिक्योर फील करेगा अपने आप को, और चीन भी, तो वो अपने हथियार को और बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं एक होड़ बढ़ेगी इन देशों में, ये कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। अभी हम आपको आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, MDH कश्मीरी। MDH। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट, पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। ये अपन का आंटी मैरी है। एक भी दिन अपन को बिस्कुट खिलाना नहीं भूला, पर शांता बाई ठीक से फर्श पहुंचना भूल गया और उनका हड्डी टूट गया। अपन कुछ नहीं कर पाया। थैंक गॉड आंटी हॉस्पिटल से वापस आ गया। और पता है क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है। मैन आंटी अच्छा किया, हेल्थ इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। शादी का किचन मैं के जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। पाकिस्तान में सिंधु नदी के पानी के लिए जारी आंदोलन ने हिंसक रूप धारण कर लिया है। प्रदर्शनकारियों ने सिंध के गृह मंत्री जियाउल हसन लांजार के घर में भी घुसकर तोड़फोड़ की और कई हिस्सों में आग लगा दी, जबकि कुछ मोटरसाइकिलों को भी आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारी गृह मंत्री के घर बंदूकें लेकर पहुंचे थे। नौशहरों फिरोज जिले के मोरो तालुका में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भयंकर झड़प भी हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया और गोलियां भी चलाई गई। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान में स्कूल बस पर बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। हमले में 3 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। हमला बलूचिस्तान प्रांत के खुजदार जिले में उस समय हुआ जब बस बच्चों को स्कूल ले जा रही थी। हमले में 38 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक एक आत्मघाती कार बम हमलावर ने एक स्कूल बस को टारगेट किया है। यूक्रेन की सेना को खदेड़ने के दावे के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुर्स्क क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने यहां पहुंचकर सैनिकों से मुलाकात की
हाल ही में रूस ने दावा किया था कि उसने पिछले महीने यूक्रेनी सेना को कुर्स्क क्षेत्र से बाहर निकाल दिया है। अगस्त 2024 में यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क में घुसपैठ की थी। यह घुसपैठ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार थी जब किसी आक्रमणकारी ने रूसी क्षेत्र पर कब्जा किया था। यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के सहयोगी की स्पेन के एक स्कूल के बाहर हत्या कर दी गई है। स्पेन के आंतरिक मंत्रालय ने मृतक की पहचान एंड्री पोर्टनोव के रूप में की है। एंड्री पोर्टनोव 2010 से 2014 के बीच यानुकोविच के कार्यकाल में राष्ट्रपति कार्यालय में उपाध्यक्ष के पद पर सेवारत थे। पोर्टनोव को रूस समर्थक नेता के रूप में देखा जाता है। संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए एक समझौते पर पहुंचे हैं। इजराइल के सैन्य अभियान के कारण गाजा में गंभीर खाद्य संकट पैदा हो गया है। इजराइल ने मंगलवार को दावा किया कि 93 सहायता ट्रक सहायता सामग्री लेकर गाजा में प्रवेश कर चुके हैं। इस बीच इजराइल का गाजा में सैन्य अभियान जारी है। ताजा इजरायली हमलों में 19 लोगों की मौत हुई है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में हुई भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई है। सिडनी के उत्तरी क्षेत्रों में रविवार से भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई है। बाढ़ के कारण कई शहरों का संपर्क टूट गया है। लोग अपनी छतों पर शरण लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। न्यू साउथ वेल्स राज्य के हंटर और मिड नॉर्थ कोस्ट क्षेत्र इस आपदा में सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, जहां नदियां खतरनाक स्तर से ऊपर बह रही हैं।